नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टेस्ट टाइम जीएस में। भारत के भूगोल में आज मैं पढ़ाऊंगा आपको भारत के उद्योग। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि उद्योग किसे कहा जाता है। कह रहा है किसी विशेष क्षेत्र में सामान का निर्माण, उत्पादन करना या सेवा प्रदान करने के मानवीय कार्य को हम उद्योग या इंग्लिश में इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से समझें इसको अगर हम, तो उद्योगों का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में अथवा विक्रय योग्य अवस्था में लाती है। ठीक है, उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में या विक्रय योग्य अवस्था में लाती है। जैसे गन्ने से चीनी का बनना। ठीक है, खेत में जैसे गन्ना उपजाया जाता है तो उसको मिल में ले जा करके वहाँ से इसका रस निकाल के और उससे चीनी बनाई जाती है और ये चीनी बाज़ार में बिकने योग्य हो जाती है, तो इसको कहा जाता है उद्योग। अब उद्योगों की अवस्थिति के लिए दो तरीके के कारक होने चाहिए, एक भौतिक कारक, दूसरा मानवीय कारक। तो भौतिक कारक की बात करें अगर हमें, तो कच्चा माल होना चाहिए कि जैसे चीनी मिल वहाँ पर लगेगी जहाँ पर गन्ने की उपलब्धता होगी। शक्ति के साधन होने चाहिए कि वहाँ पे संसाधन जो हैं शक्ति के चलाने के लिए कारखाने को विद्युत की आवश्यकता या कोयले की आवश्यकता है तो वो वहाँ पे होने चाहिए। जल की सुलभता होनी चाहिए कि कारखाने चलाने के जल की आवश्यकता होनी चाहिए, और अनुकूल जलवायु होनी चाहिए कि जलवायु का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मान लीजिए जो धागे की फैक्ट्रियाँ होती हैं वो वहाँ पर लगाई जाती हैं जहाँ पर एरिया नमी वाला होता है। अगर एरिया नमी वाला नहीं होगा तो धागा जो है टूट जाएगा। और फिर अगर मानवीय कारक की बात करें तो मानवीय कारक में क्या होता है कि श्रमिक की उपस्थिति होनी चाहिए और बाज़ार की उपलब्धता होनी चाहिए, परिवहन की व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए और पूंजी की व्यवस्था भी होनी चाहिए और बैंकिंग की सुविधाएं होनी चाहिए और सरकारी नीतियां भी होनी चाहिए। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये मानवीय कारक है और ये भौतिक कारक हैं। तो अब देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, खनिज अथवा तकनीक आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। ठीक है, तो कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, ये जो हैं आपके कृषि आधारित उद्योग हैं। और जो खनिज आधारित हैं जैसे लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, ये कैसे हैं आपके? ये हैं खनिज आधारित उद्योग। फिर अगर हम एल्युमिनियम उद्योग की बात करें या खनिज तकनीक आधारित उद्योग की बात करें तो वायुयान निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग और रेल निर्माण उद्योग, ये एल्युमिनियम उद्योग खनिज या तकनीक आधारित उद्योग हैं। ठीक है, फिर वन आधारित उद्योग की बात करें अगर हम, तो इसमें रेशम उद्योग और कागज़ उद्योग, ये दो उद्योग हैं। ठीक है, रेशम उद्योग और कागज़ उद्योग ये वन आधारित उद्योग हैं। ठीक है, तो ये उद्योगों का वर्गीकरण था। आगे हम एक एक करके उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देख लेते हैं भारत में औद्योगिक नीति। तो जो भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली औद्योगिक नीति लागू की गई थी वो 1948 में लागू की गई थी, और जो दूसरी औद्योगिक नीति थी वो 1956 में लागू की गई थी, और जो आधुनिक और नई औद्योगिक नीति है ये 1951 में लागू की गई थी। ठीक है, और इस औद्योगिक नीति में तीन चीज़ें शामिल की गई थी। कौन कौन सी थी? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। और इन तीनों चीज़ों को LPG, शॉर्ट फॉर्म में LPG भी बोला जाता है। L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन और G से ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि जो औद्योगिक नियम थे उनमें कुछ ढील दी गई, कुछ जो कानून सख्त थे उनमें ढील दी गई ताकि थोड़ा सा उद्योग लगाने में, जो बड़े पूंजीपति हैं उनको उद्योग लगाने में आसानी हो सके। और जो निजीकरण था, निजीकरण किया गया ताकि उद्योग जो है आम लोग भी लगा सकें, जो पूंजीपति हैं वो भी उद्योग लगा सकें, तो इसको बोला गया है प्राइवेटाइजेशन। और जो वैश्वीकरण था इसका मतलब था ग्लोबलाइजेशन, कि विदेशों में जो है विदेशों के लिए व्यापार के रास्ते खोल दिए गए कि विदेशी जो कंट्रियां हैं वो यहाँ पर आकर के, विदेशी कंपनियां आकर के व्यापार कर सकें, तो इसको कहा जाता है ग्लोबलाइजेशंस। ठीक है, तो याद रखिएगा औद्योगिक जो नई नीति है इसमें LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तीन चीज़ों को शामिल किया गया था। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। अब आगे बात कर लेते हैं लौह इस्पात कारखाने की। ठीक है, जिसको आयरन स्टील इंडस्ट्री बोला जाता है। भारत में देश का पहला लौह उद्योग कारखाना 1874 ईस्वी में ये बराकर नदी के किनारे
कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देश का पहला लौह उद्योग कारखाना कब स्थापित किया गया था। तो वो किया गया था 1874 में। किस नदी पर? तो बराकर नदी पर। किस स्थान पर? तो वो कुल्टी पश्चिम बंगाल में। स्थान पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाद में इसमें फंड का अभाव हो गया था और इसको बंगाल सरकार ने अधिकृत कर लिया था और इसका बाद में नाम बदलकर बराकर आयरन वर्कर्स कर दिया गया था। याद रखिएगा, जो आपका भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग था, ठीक है, इसका बाद में नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बराकर आयरन वर्कर्स कर दिया गया। फिर स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लौह कारखाने। तो स्वतंत्रता से पूर्व मुख्य रूप से 2 स्थापित कारखाने थे, एक था टिस्को और दूसरा था इसको। ठीक है, टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। बड़े पैमाने पर देश का ये पहला कारखाना 1907 में, ठीक है, देश का पहला कारखाना 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा झारखंड के साकची नामक स्थान पर स्थापित किया गया। साकची जगह को अब जमशेदपुर कहा जाता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी या देश के पहले कारखाने की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1907 में हुई थी। तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि कैसे याद रखना है। देखिए, जो जमशेद जी टाटा नाम है, इसमें 7 अक्षर हैं। कितने? याद रखिएगा, इसमें 7 अक्षर हैं। तो उससे याद रखिएगा ये 1907 में हुआ था। और दूसरा कारखाना था इसका फुल फॉर्म है इंडिया आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, इसकी स्थापना 1918 में पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर की गई थी और बाद में कुल्टी, हीरापुर, बर्नपुर, इन तीनों संयंत्रों को भी इसमें मिला दिया गया था। तो याद रखिएगा, 2 कारखाने स्वतंत्रता पूर्व हैं, एक टिस्को है, दूसरा इसको है। टिस्को 1907 में और इसको 1918 में। आगे बात कर लेते हैं स्वतंत्रता के पश्चात बाद में कौन कौन से लौह इस्पात कारखाने थे। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें 3 लौह इस्पात कारखाने थे। पहला था बिलाही लौह इस्पात उद्योग, दूसरा था दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग और तीसरा था राउरकेला लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, तो बिलाई लौह इस्पात उद्योग 1955 में, दुर्गापुर 1956 में और राउरकेला 1959 में। और भिलाई वाला छत्तीसगढ़ में था, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में। और इसमें जो भिलाई है ये सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित किया गया था, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से और राउरकेला जर्मनी की सहायता से। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी इसमें बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया था, ये 1964 में झारखंड में। ये भी सोवियत संघ रूस की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इनमें क्या पूछा जाता है कि भिलाई लौह इस्पात उद्योग किसकी सहायता से, किस देश की सहायता से स्थापित किया गया। तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि कैसे याद रखना है। तो देखिए, जो भिलाई लौह इस्पात उद्योग है ये और बोकारो, ये दोनों ही किससे स्थापित किए गए? रूस से स्थापित किए गए। तो भिलाई से आप याद रखिएगा भलाई और बोकारो से बेकार, कि जब भारत का बेकार समय आता है तो रूस भलाई के लिए आगे आता है, क्योंकि रूस भारत का दोस्त है, तो इसलिए वो हमेशा आगे आता है। तो याद रखिएगा, बेकार समय में भलाई के लिए कौन आगे आता है? रूस आता है। तो भिलाई और बेकार दोनों ही किसकी सहायता से? सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित किए गए थे। अगला दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग। देखिए, माँ दुर्गा की जब भी आप तस्वीर देखते हैं उसमें देखा होगा कि माँ दुर्गा के कितने हाथ हैं? 10 हाथ हैं। कितने हैं? 10 हैं। 10 को आप याद रख सकते हैं 10 से। 10 को 10 से, दुर्गापुर 10। तो 10 मतलब ब्रिटेन, 10 मतलब ब्रिटेन, याद रखिएगा। फिर राउरकेला लौह इस्पात उद्योग। तो केला जब भी आप बाज़ार में लेने जाते हैं तो आपके पास मनी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मनी, क्योंकि बिना मनी के केला आपको नहीं मिलेगा। तो मनी मतलब जर्मनी, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट थे, लेकिन आप ये भी थोड़े से याद रखिएगा, जो सलेम स्टील प्लांट है ये तमिलनाडु में है और जो विशाखापत्तनम स्टील प्लांट है ये आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, विशाखापत्तनम जो ये कैसे पूछा जाता है कि भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापत्तनम में लगाया गया। याद रखिएगा, भारत का जो पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना था वो विशाखापत्तनम में लगाया गया था। अगला सूती वस्त्र उद्योग, इसको बोला जाता है काटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो काटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो है ये आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लोस्टर में की गई थी। ठीक है, फोर्ट ग्लोस्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही थी। ठीक है, याद रखिएगा, जो पहली सूती मिल लगाई गई थी ये 1818 ईस्वी में कोलकाता में लगाई गई थी, लेकिन ये असफल रही थी। और सबसे पहला जो सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना है
ये 1854 में मुंबई में कवासाजी डावर द्वारा खोला गया था। ठीक है, 1854 में मुंबई में कवासाजी डावर द्वारा खोला गया था। इस चीज़ को याद रखेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, कि मुंबई जो है इसको भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जो पहला सफल कारखाना खोला गया था वो मुंबई में खोला गया था। कानपुर को उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहते हैं। याद रखिएगा, कानपुर को उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहते हैं, और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा, ये कई एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। आगे बात कर लेते हैं जूट उद्योग की, जूट इंडस्ट्रीज को। इसको सोने का रेशा है ना, सोने के रेशे के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1855 में लगाया गया था। कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान में 1855 में लगाया गया था। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया था। और जब 1947 में देश का विभाजन हुआ था तो पटसन मिलें थी ये तो भारत में रह गई थी, लेकिन जो 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र था वो पूर्वी पाकिस्तान, जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं, में चले गए थे। ठीक है, ये ना मैंने NCERT से नोट किया है क्या कि जो 1855 है, ये कहीं कहीं पे 1859 भी लिखा होता है, लेकिन आप याद रखिएगा NCERT की बुक में इसको 1855 ही दर्शाया गया है, तो आप 1855 ही याद रखेंगे। ठीक है, तो भारत में जब मिलें रह गई और जूट उद्योग सब जो है 3/4 वहाँ पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में चला गया, तो भारत ने इस तरफ ध्यान दिया और जूट उत्पादन में अपना और ध्यान दिया और बढ़ाया। और आज जो है अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो ढाका में है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वो ढाका में है। आगे बात कर लेते हैं एल्युमिनियम उद्योग की। तो भारत में एल्युमिनियम का यह कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल के निकट JK नगर में स्थापित किया गया था। पश्चिम बंगाल में JK नगर में स्थापित किया गया था। और भारत के एल्युमिनियम कंपनी की अगर हम बात करें तो बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को। अगर हम बाल्को की फुल फॉर्म की बात करें तो भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, और हिंडाल्को की बात करें तो हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, और नाल्को की बात करें तो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है। ये आप याद रखेंगे। बाल्को जो है इसमें कोरबा मध्य प्रदेश और कोयना महाराष्ट्र में। कोयना नदी मैंने आपको बताई थी नदी वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जा करके देख लीजिए। तो ये सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था, और जो रेणुकूट है ये USA की सहायता से स्थापित किया गया था, और दामनजोड़ी उड़ीसा ये फ्रांस की सहायता से स्थापित किया गया था। तो इसमें जो हिंडाल्को है और रेणुकूट है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। तो देखिए USA क्या है कि जितने भी कंट्री हैं उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। USA सबसे पावरफुल कंट्री है। अमेरिका तो सबसे पावरफुल कंट्री है। जो सबसे पावरफुल होगा वो किसी को भी कूट देगा पकड़ के, वो किसी को भी पकड़ के क्या करेगा? किसी को भी पकड़ के कूट देगा। तो कूट से याद रखिएगा रेणुकूट, रेणुकूट UP USA। अब बात कर लेते हैं वायुयान निर्माण उद्योग की। तो देश में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी में स्थापित किया गया था। 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया था। इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तब इसका नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी और अब इसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखिएगा, पहला कारखाना 1940 में। जलयान निर्माण उद्योग। तो भारत का जो पहला कारखाना था वो 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। विशाखापत्तनम में पहला तटवर्ती कारखाना भी हमने पीछे पढ़ा था अभी, है ना। अब भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके इसको हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम नाम दिया गया था। ठीक है, 1941 में बनाया गया, तो जाहिर सी बात है कि आज़ादी के पहले बना था। और बाद में इसको जब भारत सरकार ने अधिग्रहण कर लिया तो इसका नाम बदल के कर दिया हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम। अब बात कर लेते हैं रेल उपकरण की। तो रेल उपकरण उद्योग ये फेमस है, ये पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पहिया और एक्सल है ये बेंगलोर में है,
और इंटीग्रल कोच चेन्नई के पेरम्बूर में है, और रेल कोच कपूरथला में बनाए जाते हैं, और विद्युत इंजन चितरंजन में बनाए जाते हैं, और डीजल इंजन ये वाराणसी में बनाए जाते हैं, और आधुनिक कोच फैक्ट्री ये रायबरेली में। आधुनिक कोच फैक्ट्री कहाँ बनती है? ये रायबरेली में। आगे बात कर लेते हैं चीनी उद्योग की। तो भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की स्थापना 1903 में बिहार में हुई थी। लेकिन याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन जो पहली जो चीनी मिल है वो 1903 में बिहार में स्थापित की गई थी। ऐसा ना हो कि कहीं पर आए तो आप खट से यूपी टिक कर दें, लेकिन जो पहली चीनी मिल थी वो बिहार में थी। सीमेंट उद्योग की बात कर लेते हैं। तो आधुनिक सीमेंट बनाने वाला कारखाना 1904 में मद्रास में लगाया गया था, लेकिन ये असफल रहा था। 1904 में मद्रास में लगाया गया था, लेकिन ये कारखाना क्या था? ये असफल रहा था। मद्रास के कारखाने के बाद 1912-13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी, ठीक है, इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1914 से उत्पादन प्रारंभ हुआ है। जिसमें 1914 से क्या हुआ है? उत्पादन प्रारंभ हुआ था। और 1912-13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर इस कारखाने की स्थापना हुई थी, और 1914 में उत्पादन प्रारंभ हुआ था। अगला रासायनिक उर्वरक उद्योग। ठीक है, तो ये जो है भारत का उर्वरक कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में लगाया गया था। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है कि पहला उर्वरक कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो आपका सही आंसर है रानीपेट। तो याद रखिएगा, उर्वरक किस लिए बनाए जाते हैं? उर्वरक बनाए जाते हैं फसलों के लिए, फसलों में बोने के लिए। और जब हम फसलों में बोएंगे तो फसलों से क्या पैदा होगा? फसलों से अनाज पैदा होगा। वो अनाज किस लिए होगा? अनाज हमारा पेट भरने के लिए होगा। तो पेट से याद रखिएगा रानीपेट। और भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में पंजाब प्रथम स्थान पर है। जो प्रति हेक्टेयर खपत में जो है प्रथम स्थान है वो पंजाब और हरियाणा की है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चमड़ा उद्योग की बात कर लेते हैं। तो भारत में चमड़ा उद्योग मुख्य केंद्र कानपुर में, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना, बेंगलुरु में है। कानपुर चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर चमड़ा उद्योग के लिए सबसे बड़ा केंद्र है। यह जूते बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। कानपुर जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला रेशम उद्योग। भारत चीन के बाद प्राकृतिक रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा भारत है और पहला चीन है। याद रखिएगा, 2 नंबर पर भारत है और 1 नंबर पर चीन है। और प्राकृतिक रेशम की सभी 4 किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश भारत ही है। कौन कौन सी है? सहतूती, एरी, तंसर और मूंगा। ये 4 किस्मों का उत्पादन सिर्फ भारत में ही होता है। 4 किस्मों का उत्पादन भारत में ही होता है। और भारत में जो कर्नाटक है, ये देश के 41% से अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है। जो देश में पूरा 100% जो रेशम उत्पादन होता है, उसमें से जो कर्नाटक है ये अकेला ही 41% अकेला ही उत्पादन करता है। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो कह रहा है आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने से हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था कुल्टी में। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था आपका विशाखापत्तनम में। अगला दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, दुर्गा माँ, 10 हाथ, 10 ब्रिटेन। आगे राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ किसकी सहायता से हुई थी? तो केला लेने जाते हैं तो आपके पास क्या होनी चाहिए? मनी। तो जर्मनी। याद रखिएगा, जर्मनी। मनी मतलब जर्मनी। अगला भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? भिलाई, भलाई कौन करता है? जो मित्र होता है। और भारत का मित्र कौन है? वो रूस है। भारत में प्रथम कपास मिल, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में। कहाँ हुई थी ये आपकी? कोलकाता में। आगे क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कौन है? तो वो है आपका कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कौन है? वो है कोयम्बटूर। भारतीय जूट उत्पादन के लिए इसका प्रतिद्वंदी कौन है? भारत का कंपटीटर कौन है? तो वो आपका सही आंसर है बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो वो आपका है पंजाब और हरियाणा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नंबर 1 पर है पंजाब। ठीक है, तो सबसे बड़े जो 2 उपभोक्ता हैं वो हैं पंजाब और हरियाणा। ठीक है,
दोस्तों कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो, कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।